हाइड एंड सीक। एक गांव में श्यामलाल नाम का जमींदार रहा करता था। उसके भाई का नाम रामलाल था। रामलाल के मानसिक बीमारी की वजह से श्यामलाल को उसकी शादी की फिक्र सता रही थी। रामलाल हमेशा छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेला करता था। एक दिन रामलाल घर के नौकर से, चलो हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। हाइड एंड सीक यानी बिस्कुट ना, चलो अभी लेके आता हूँ। छी छी, हाइड एंड सीक बिस्कुट नहीं, लुक्का छुपी का खेल होता है। मैं आंख बंद करके गिनती शुरू करूंगा, तुम सब छिप जाना। मैं ढूंढकर तुम लोगों को पकड़ूंगा। जो सबसे पहले पकड़ा जाएगा वही दोबारा हम सबको ढूंढेगा। कहकर रामलाल दीवार के पास 1 2 3 ऐसे गिनती शुरू किया। तब एक नौकर पलंग के नीचे तो दूसरा फ्रिज में जाकर छुपा। एक और नौकर घड़े में छुप गया। 9 10 बस। हाँ भाई, कहाँ छिपे हो तुम लोग? कहकर ढूंढने लगा। इतने में श्यामलाल आकर, भाई चलो लड़की देखने जाना है। हैं? लड़की देखने जाएंगे तो मिठाई, कोल्ड ड्रिंक सब मिलेगा। चलो चलो चलो। इस तरह दोनों दूसरे गांव के लिए रवाना हुए। अगले दिन फिर दोनों लौट आए। क्या हुआ जी, कोई अच्छा फल निकला? फल? ये वहाँ रखे सारे फल खा गया, तो इसे शादी का फल कैसे मिलेगा? वो लड़की हमारे जैसे मूर्ख थोड़ी होगी। वो सब देखते हैं जी, हमारे नौकर कहीं नजर नहीं आ रहे। उनके पत्नियां आकर कह रही थी कि वे घर भी नहीं लौटे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैंने उनको छिपने के लिए कहा था। हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं ना, मैं अभी उनको ढूंढ कर आता हूँ। श्यामलाल, रेखा दोनों सर पकड़ लिए। रामलाल ढूंढने के लिए जैसे ही फ्रिज खोला तो देखा एक ठंड से जमा पड़ा नौकर नीचे गिरा। पलंग के नीचे छुपा दूसरा नौकर बेचारा बेहोश हो पड़ा था। रामलाल उसके मुंह पर पानी छिड़ककर उसे जगाया। घड़े में छुपा नौकर के हाथ पैर मुड़कर हिल भी नहीं रहे थे। एक दिन नीलिमा नाम की औरत ने उस गांव के बैंक से काफी पैसे विड्रॉ किए। क्यों बेटी, तुम्हारे बैंक में रखे सारे पैसे विड्रॉ कर रही हो? ये मेरे पिताजी के ऑपरेशन के लिए मेरी मेहनत की कमाई से जमा किए गए पैसे हैं सर। ऑपरेशन कल ही है, इसीलिए निकलवा रही हूँ। यहाँ जमींदार के घर पर रामलाल नौकरों के आंखों पर पट्टी बांधकर कहा, अब तुम सब चोर हो और मैं पुलिस। हम सब चोर पुलिस का खेल खेलेंगे। अब तुम इधर उधर भागोगे और मैं तुम्हें पकड़ूंगा, ठीक है? अब मर गए भगवान, सोचकर भागने लगे। रामलाल उनके पीछे दौड़ने लगा। इधर बैंक के पास नीलिमा पैसे लेकर निकलती ही एक चोर उसका बैग लेकर भागने लगा। नीलिमा डरकर चोर चोर पकड़ो चिल्लाने लगी। वहाँ खड़े लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इतने में रामलाल अपने नौकरों के पीछे भाग रहा था। रुको चोर कहीं के, आज तो मैं तुम लोगों को देख लूंगा। चिल्लाते हुए उनके पीछे भाग रहा था। वो नौकर भागते भागते गली के मोड़ पर घूम गए। रामलाल भी उनके पीछे मुड़ा, लेकिन उसे वहाँ नौकर नहीं दिखे। रामलाल यूं ही भागते भागते बैंक के सामने जा पहुंचा। वहाँ वो असली चोर बैग लेकर भाग रहा था। अरे मंगेश रुको, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? कहकर उस चोर के पीछे पड़ गया। उसे किसी भी तरह पकड़िए सर, चिल्ला रही थी। रामलाल उसके पीछे भागने लगा। कुछ दूर भागकर उसे पकड़ लिया। वो चोर रामलाल को मारने लगा। खेल कहा तो सच में मारोगे? कहकर उस चोर को जोर से दे मारा। वो नीचे गिर पड़ा। इतने में नीलिमा वहाँ आई, अपना बैग लेकर। आपका ये एहसान इस जन्म में कभी नहीं भूलूंगी। ये पैसों के खोने से मैं अपने पिताजी की जान भी खो बैठती। कहकर रामलाल को शुक्रिया अदा किया। कोई बात नहीं, ये खेल तो मैं रोज खेलता हूँ। ये हमारा रसोइया मंगेश ही है ना? कहा। नीलिमा को कुछ समझ नहीं आया। इतने में नौकर वहाँ पहुँचे। अरे मंगेश, तुम कहाँ से आए हैं? तो ये कौन है? मंगेश नीलिमा को रामलाल के बारे में सब बताया। क्या इनकी शादी नहीं हो रही है? इतने भोले आदमी से शादी करना भी किस्मत की बात है।
भगवान ने हमारा मिलन लिखा है, इसीलिए ये सब हुआ। अपने मालिक से कहो कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। मंगेश और दूसरे नौकर बहुत खुश हुए। कुछ दिनों में उनकी शादी हुई। श्यामलाल रेखा भी बहुत खुश हो गए। अंडरग्राउंड हाउस। एक दिन एक दूध वाला एक घर के बाहर आकर दूध वाला कहकर उस घर के पास 2 पैकेट दूध रखकर चला गया। बाद में अखबार वाला आया और 2 अखबार डालकर चला गया। तब घर के अंदर से कामेश, उसकी पत्नी और बेटा चिन्ना बाहर आए। तब उसकी पत्नी, क्यों जी, आप 2 पैकेट दूध और 2 अखबार मंगवाते हैं? क्यों मंगवाता हूँ का क्या मतलब? ये तो सेफ्टी के लिए है। एक पैकेट दूध अगर फट गया तो दूसरा पैकेट काम आएगा। दोबारा बाजार जाकर लाना सिर दर्द है ना, इसीलिए 2 पैकेट डलवाता हूँ। पेपर भी इसीलिए 2 मंगवाता हूँ। एक मिस हुआ तो दूसरा रहेगा ना। फिर वो दूध का पैकेट और अखबार कुछ देर में गायब क्यों हो जाता है डैडी? वो फिर हमें दिखाई भी नहीं देता। तुम चुपचाप जाकर अंदर पढ़ाई करो। हर बात पर बीच में टांग ना अड़ाओ। और तुम अंदर जाकर मेरे लिए चाय बनाओ, कहा नाराज होकर। यूं उनके जाते ही दूध का पैकेट और पेपर लेकर घर के पीछे आया। वहां झाड़ियों के बीच में जमीन पर एक दरवाजा था। उसे उठाकर वो अंदर गया। अंदर देखा तो एक सुंदर सा घर था। उसमें सारी सुविधाएं थीं और बढ़िया सा सजाया हुआ था। इस तरह उसने 2 शादियां की और 2 पत्नियों के साथ रहता था। इतनी देर कहाँ लगा दी? हर रोज ये नाइट ड्यूटी कहकर जाते हैं। वैसे यहाँ दिन और रात का फर्क मुझे पता चले तब ना मैं जान पाऊंगी कि दिन का ड्यूटी कौन सा है और नाइट ड्यूटी कौन सा है। आते वक्त दूध का पैकेट और अखबार लेकर आ जाते हैं और कितने दिन यूँ मुझे छिपकर रहना होगा। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारी कुंडली में सर्प दोष है। मार्कंडेय शर्मा और उनकी ज्योतिष विद्या को तुमने समझ क्या रखा है? क्या तुम भूल गए कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ना कि तुम्हारा नाम भूमि देवी है और 6 साल जमीन के अंदर रहोगी तो ही सर्प दोष का निवारण होगा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें जमीन के अंदर घर बनवाया है। मैंने तुम्हें टीवी, फ्रिज, मोबाइल सब कुछ तो ला कर दिया है। मैंने क्या कमी किया है बताना? बस कुछ साल और सब्र करो, फिर ऊपर आ जाना। सब मेरी किस्मत है। पता नहीं वो सब कुछ क्या मुसीबत है। इस जमीन के नीचे ही जीना क्या है? हे भगवान, तुम ही कोई रास्ता दिखाना। हे प्रभु, कहकर भगवान को प्रणाम किया। बाद में वो पहली पत्नी के पास गया। चाय लाती इससे पहले ही तुम गायब हो गए। आखिर गए कहाँ? चिन्ना भी आपको बाहर बहुत ढूंढा। आप गए कहाँ थे? कहाँ गया? अपनी दूसरी पत्नी के पास गया और वहाँ जाकर चाय पी कर आ रहा हूँ। और नहीं तो क्या, जब देखो शक करती रहती हो। 2 मिनट के लिए चला क्या गया, बस ढूंढना शुरू कर दिया। और वो तुम्हारा बेटा चिन्ना, वो तो जासूसी करने लगा है कमबख्त। अब और गुस्सा ना दिलाओ और वो चाय ला दो। एक दिन पहली पत्नी के घर सभी टीवी देख रहे थे तो टीवी में न्यूज रीडर, एक भयानक रोग के कारण देश भर में कल से 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन घोषित किया जाता है। दफ्तर, दुकानें सब जगह बंद होंगे। कोई घर से बाहर ना निकले, यूं पुलिस ने चेतावनी दी है। अरे वाह, तब तो आप घर पर ही रहोगे। डैडी 3 हफ्तों के लिए घर पर ही रहेंगे, मेरे साथ खेलेंगे। कहकर कूदने लगा। ये संभव नहीं है, मेरा बॉस नहीं मानेगा। वो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। अगर मैंने आनाकानी की तो मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर तो बस हम सबको सड़क पर भीख मांगना होगा। मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लो। यूं वो घर के बाहर आया और घर के पीछे जाकर वो दरवाजा खोला। मम्मी, इस टाइम पर दफ्तर का क्या काम? मुझे कुछ शक हो रहा है। वैसे डैडी के बॉस का दिमाग है कि नहीं? इस टाइम पर ऑफिस बुला रहे हैं, आप तुरंत उन्हें फोन करो। यूं पत्नी ने फोन किया तो बॉस, क्या ऑफिस है कहकर वो घर से निकला है। मुझे लॉकडाउन के बारे में पहले से ही पता था। मैंने दफ्तर में सबको 1 महीने की छुट्टी दी है। ये ऑफिस में सबको मैंने मेल भी भेजा है। वो तुमसे झूठ बोल रहा है। उसी समय नीचे आए कामेश ने अपना फोन टेबल पर रखा। शुक्र है तुम आ गए। सुना है लॉकडाउन है, टीवी में कह रहे थे। अब आप आराम से घर पर ही रह सकते हो। कहाँ रह पाऊंगा, हमारे ऑफिस में छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है। मेरी ड्यूटी मुझे करना होगा। रुको, मैं नहा कर आता हूँ, कहकर वो बाथरूम की ओर गया।
तभी टेबल पर रखा उसका सेल फोन बजने लगा। उसकी पत्नी ने फोन उठाया तो दूसरी ओर मार्कंडे शर्मा। क्यों भाई कामेश, मैं मार्कंडे शर्मा बोल रहा हूँ। तुमने मुझसे अपनी पत्नी की झूठी कुंडली बनवाई, ने मुझसे झूठा वादा किया कि हर महीने मुझे पैसे भेजोगे, पर बिना पैसे दिए मुझे ही धोखा दे रहे हो। अगर मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि तुम्हारी शादी पहले ही हो चुकी है और वो तुम्हारी दूसरी पत्नी है। चुपचाप मुझे 10,000 रुपए गूगल पे कर दो, वरना सोच लो कि मैं क्या करूंगा, कहकर चेतावनी दिया। ये सुनकर उसको सारी बातें समझ में आ गई। बाद में कामेश नहाकर बाहर आते ही उसका गिरेबान पकड़कर क्यों रे मुझे धोखा देते हो, झूठ बोलते हो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, कहकर उसे मारने लगी। इतने में पहली पत्नी और चिन्ना भी वहां पहुंचे। उन्हें देखकर कामेश हड़बड़ा गया। डैडी, परसों आपसे अमेज़न में मैंने कैमरा पेन खरीदने कहा था ना, वो अब काम आया है। आपके जेब में जो पेन है वो वही है, मैंने ही रखा था। मम्मी को पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ कहाँ जाते हो, कहा उसने जोश में आकर। क्यों रे, कॉलेज के दिनों में तो तुम मेरे पीछे पड़े और प्यार करके शादी की और अब दूसरी शादी कर ली, कहकर दोनों उसको मारने लगी। वेरी गुड शॉट, वेरी गुड, एक और, वैसे लेफ्ट साइड से मारो, यस, राइट, ये राइट साइड मारो, कहकर उकसाने लगा। और मार ना सह पाकर कामेश, अरे ठहरो, अरे मुझे माफ करो, तुमसे मैंने प्यार किया और शादी की, पर माँ बाप ने धमकी दी कि वो आत्महत्या कर लेंगे, तो इससे शादी करनी पड़ी। अब दोनों को अन्याय ना हो, इसीलिए मैं यूं नर्क वाली जिंदगी जी रहा हूँ। अरे मुझे समझो तो सही, मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ता हूँ। डोंट वरी डैडी, भगवान के भी 2 पत्नियां हैं, आपका क्या, सब मिलकर खुशी से रह सकते हैं। तब से सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। गरीब का प्लास्टिक बोतल हाउस। गोपालगंज नाम का एक गांव था। जीतू नाम का एक व्यक्ति वहां रहता था। वो बहुत गरीब था। वो कबाड़ी का धंधा करके गुजारा करता था। उसके पास घर नहीं था तो वो मंदिर में ही सो जाता था। हर रोज एक ठेले को धकेलते हुए पुराने सामान बेचो, पुराने पेपर, पुराने बोतल, प्लास्टिक सामान सब बेच सकते हो, सब खरीदेंगे। पुराने लोहे के सामान भी खरीदा जाएगा। रद्दी बेचो, पुराने सामान बेचो, कहकर आवाज लगाता हुआ गांव में घूमता रहता था। गांव के बाहर कूड़े के ढेर में से वो पुराने सामान चुनकर जमा करता था। यूं कूड़े में से जो सामान जमा करता था उसे एक बड़े दुकान में बेचकर उस कबाड़ी से पैसे ले लेता था। उस गांव में बाढ़ आता रहता था। एक बार बारिश का मौसम आया, तब बहुत बड़ा तूफान आया। आंधी चली, पेड़, घर बार, खंबे सब उखड़कर बहने लगे। सारा गांव बाढ़ के पानी में डूब गया। सब लोग अपने घरों के छत पर बैठकर इंतजार करने लगे। मंदिर में भी बाढ़ का पानी आ गया था, तो जीतू पानी में ही चलता हुआ दूर पहुंचा। बाद में तैरता हुआ एक घर के पास पहुंचा। उस घर के छत पर चढ़ा। वहां उस घर के मालिक और उसका परिवार था। उस घर की मालकिन, एक गरीब निकम्मे, तुम मेरे घर क्यों आए? जाओ यहाँ से, तुम्हें और कोई घर नहीं मिला? कहकर उसे डांटा। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, इस डर से कि कहीं बाढ़ में बह ना जाऊं मैं यहाँ आ गया। माँ जी, मैंने अपनी जान बचाने के लिए आपके घर के छत पर चढ़ा। जैसे ही बाढ़ का पानी कम हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ए, तुम वो कबाड़ी हो ना? गरीब कमीने, तेरी ये हिम्मत कि तुम मेरे घर के छत पर चढ़ेगा? कमबख्त, तुरंत जाओ यहाँ से। साहब, ऐसे मौके पर भी अमीरी गरीबी की बात कर रहे हैं आप? मैं आपके घर के अंदर तो नहीं आया ना साहब, घर के छत पर ही तो बैठा हूँ। जरा समझने की कोशिश कीजिए साहब। क्यों बहस करता है मेरे साथ? लॉजिक की बात करता है? हाँ, अमीरी गरीबी का फर्क हमेशा रहेगा, कहीं भी कभी भी। मेरे घर के छत पर पांव रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है। लगता है यूं बातों से नहीं मानोगे तुम। कहकर पांव से जोर से लात मारा। बस जीतू जोर से जाकर पानी में गिरा। वो फिर तैरता हुआ
किसी और घर के छत पर पहुंचा। वहां पर भी पति पत्नी थे। अरे कमीने, अरे तेरी ये औकात कि मेरे घर के छत पर आए? कूड़ा उठाने वाला कबाड़ी, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे तुझे धनवानों के ही घर पसंद है, हैं? कमबख्त। कहकर उसे धकेल दिया। जीतू फिर से पानी में गिरा। वो फिर तैरता हुआ किसी और के घर के छत पर पहुंचा। उन्होंने भी उसे डांटा और फटकारा और पानी में धकेल दिया। आखिरकार जीतू ने एक पेड़ की टहनी को पकड़ा और अपनी जान को बचाया। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी कम हुआ। बाद में जीतू ने गांव में प्लास्टिक बोतल्स को जमा करना शुरू किया। उन प्लास्टिक बोतलों से उसने एक घर बनाया। यूं कुछ दिनों में एक प्लास्टिक बोतल हाउस बनकर तैयार हुआ। उसे देखकर सब धनवान मजाक उड़ाने लगे। क्यों जीतू, प्लास्टिक बोतल से घर बनाया? अरे इससे क्या करोगे? किसी नुमाइश में रख रहे हो क्या? बेचारा घर तो बना नहीं सकता, कम से कम इस तरह वो अपने आप को तसल्ली दे रहा है। ध्यान से जीतू, माचिस जलाया तो सारा घर पिघल जाएगा। बेचारे ये गरीब घर तो बनाना चाहते हैं, पर भगवान उन्हें घर नहीं देता। वो सब हम जैसे धनवानों को ही देता है भगवान। इसलिए इसके जैसे गरीब यूं पागलों की तरह घर बनाकर तसल्ली कर लेते हैं बेचारे। अरे हाँ, याद है हम बचपन में रेत के घर बनाते थे? ये भी वैसा ही है। अरे जीतू, कहीं से सचमुच का घर ना समझ बैठना। अरे चलो चलो चलते हैं यहाँ से। यूं सबके जाने के बाद जीतू बहुत दुखी हुआ। एक बार फिर उस गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। फिर से सारा गांव बाढ़ के पानी में डूब गया। सब धनवान अपने घर के छतों पर बैठकर सहायता के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन जीतू का घर पानी में तैर रहा था। वो पानी में तैरता हुआ धनवानों के घर के पास आ पहुंचा। जीतू छाता पकड़कर बर्गर खाता हुआ इधर उधर देख रहा था। जीतू के हाथ में बर्गर को देखकर धनवानों के मुंह से लार टपकने लगा। अरे जीतू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दो ना। हो, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझ जैसे गरीब का खाना आप जैसे धनवान खाएं, ये ठीक है क्या? ये तो अनर्थ है। सब कह रहे हैं इस बार 10 दिनों तक बाढ़ कम नहीं होने वाला है। रेडियो में ऐलान कर रहे थे। बाप रे! अरे जीतू, हमें भी तुम्हारे घर के अंदर आने दो ना। बारिश में भीग भीग कर हमारा बहुत बुरा हाल है। गलत है साहब, आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। मुझ जैसे गरीब के घर अगर आप जैसे धनवान आ गए तो आप लोगों की बदनामी हो जाएगी। सोच लीजिए, गलती से भी ऐसा मिस्टेक ना करना। अंदर जाके आराम से मैं मोबाइल को देखता हुआ सो जाता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। बाय बाय कहकर अंदर चला गया। तब सब धनवानों को उनकी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने मारे शर्म के सिर झुका लिया। जब बाढ़ का पानी कम हुआ तब सबने मिलकर जीतू को सॉरी कहा। तब जीतू ने सबके लिए प्लास्टिक बॉटल हाउसेस बनाकर दिया। तब सबने अपने अपने घर के बाहर एक प्लास्टिक बॉटल हाउस बनाकर रखा। घरों में उन्होंने ढेर सारा खाना जमा करके रखा। तब से जब भी बाढ़ आता वो लोग उस प्लास्टिक बॉटल हाउस में रहकर मजे से समय बिताते और एंजॉय करते। ये देखकर जीतू बहुत खुश हुआ। ब्लाइंड थीफ। एक गांव में बंटी नाम का चोर हुआ करता था। वो गांव गांव घूमकर तरह तरह के चोरी और 2 नंबरी धंधा किया करता था। बंटी एक दिन लालूपुर नाम के गांव गया। बंटी उस गांव को गौर करते हुए, देखने से ये गांव वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनको भावुक बना के चोरी करना होगा। अगले दिन वो एक काला चश्मा पहनकर एक स्टिक पकड़कर अंधे की तरह नाटक करके रोड के एक किनारे खड़ा रहा। एक बच्चा आकर, आइए अंकल, मैं सड़क पार कराऊंगा। ये मुझे क्या सड़क पार कराएगा? हड़पने के लिए इसके पास क्या होगा? सोचकर उससे, मैं सड़क पार करने नहीं जा रहा हूँ, वैसे ही खड़ा था, तू जा। बाद में इनशर्ट पहना हुआ एक आदमी आके, आओ ब्रदर मैं पार कराऊंगा कहकर बंटी को रोड पार करने लगा। बंटी उसके बैक पॉकेट के पर्स हड़प लिया। बाद में एक सेलफोन पे बात करता हुआ इंसान वहां से गुजर रहा था। वहां सड़क पे एक मैनहोल खुला था। बंटी जानबूझकर उस मैनहोल के ओर जाने लगा। सेलफोन पे बात करता आदमी बंटी के ओर और उस मैनहोल के ओर देखकर घबरा गया। वो मैनहोल की तरफ बढ़ा। बंटी मैनहोल में पैर रखते समय
वो आके बंटी का हाथ पकड़ लिया। बंटी उसके हाथ से सेलफोन खींचकर उसे मैनहोल में ढकेल दिया। वो अंदर से बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। बंटी वहां से भाग गया। बंटी को भूख लगी तो वो एक होटल के पास आकर खड़ा रहा। अंधेपन का फायदा उठा के खाना पूरा फ्री में खाना होगा, सोचा। एक टेबल के पास पति पत्नी बैठे हुए थे। उनके सामने उनका बेटा बैठा हुआ था। बंटी जाके उस बच्चे के पास बैठ गया। वो बंटी को देखकर उसके ऊपर तरस दिखाए। उतने में सर्वर आके पति के सामने तंदूरी चिकन, पत्नी के सामने छोले भटोले और बच्चे के सामने आइसक्रीम रख दिया। बंटी हाथों से ढूंढते हुए, अरे मैंने ऑर्डर किया खाना बहुत जल्दी आ गया है कहकर बंटी तंदूरी चिकन फटाक से खा गया। ये आपका दिया हुआ ऑर्डर नहीं है जी, मेरा दिया हुआ है। सॉरी सर, अंधा हूँ साहब, इसलिए मेरा सोच के खा लिया कहकर सामने का छोले भटोले प्लेट धड़ाधड़ खा गया। अयो, ये भी हमने ऑर्डर किया है जी। ए भगवान, क्या परीक्षा कर रहा है तू मेरे साथ? मुझे अंधा बना के बेवकूफ बना दिया। मेरा सोच के सबका खाना खा जा रहा हूँ। इतना पैसा होने के बावजूद मैं दूसरों का खाना क्यों खा रहा हूँ? माँ, मुझे माफ कर दो कहकर उस औरत का हाथ पकड़ लिया। ठीक है जी, क्या हुआ, हम दूसरा ऑर्डर कर देंगे, रोइए मत। थैंक्स माँ जी, आपके जैसे महान औरतें जब तक इस दुनिया में हैं, दुनिया न्याय से चलेगी कह के उसका हाथों से कंगन और अंगूठी निकाल दिया। जाते जाते, कम से कम मैंने ऑर्डर दिया आइसक्रीम तो लाया ना कहकर बच्चे के सामने का आइसक्रीम उठाकर ले गया। वो उसे देखते ही रहे। बाद में बंटी, ये गांव हो गया है, अभी पड़ोस के गांव जाना होगा सोच के शेयर ऑटो में चढ़ा। वो ऑटो आके पड़ोस के गांव में रुकी। बंटी ऑटो से उतर के जाते समय ऑटो वाला, सर पैसे। पैसे? कौन है भाई तू, भिखारी है क्या? मैं भिखारू नहीं हूँ साहब, आप जिस ऑटो में चढ़े उसका मैं ड्राइवर हूँ। क्या मैं ऑटो में बैठा था? अरे रे रे रे, बस स्टॉप में बैठा, ऐसा मैंने सोचा। मेरे पास बस के लिए फ्री पास है, ऑटो के लिए मेरे पास पैसे नहीं है भाई, सॉरी कहकर चला गया। ऑटो वाला देखता ही रह गया। बंटी उस गांव में एक बैंक के पास आया। अब ये चिल्लर चोरियां वेस्ट है, मुझ पे ये अंधे का किरदार सूट कर रहा है। इस गेटअप में बैंक में किसी बकरे को हड़प के सेटल हो जाऊंगा सोचा। बंटी बैंक में गया। एक आदमी बहुत सारा पैसा विथड्रॉ करके एक बैग में डालकर जा रहा था। बंटी उसे रोककर, सर थोड़ा ये विथड्रॉल फॉर्म फिलअप करके देंगे? अंधा हूं ना, लिख नहीं सकता हूँ साहब। अरे रे रे रे, ठीक है साहब, कोई बात नहीं कह के कैश बैग नीचे रख के, हाँ तो आपका नाम क्या है, अकाउंट नंबर बोलिए। मेरा नाम सरविंदर सिंह, मोतीलाल, पंकज दास, श्याम बेनेगल, महेश चिंद, स्वरूपानंद मिश्रा है जी। क्या है भाई इतना लंबा नाम? लिखने के लिए 10 मिनट लगेगा। इस फॉर्म में भरेगा या नहीं पहले मैं देखता हूँ कहकर वो नाम लिखना शुरू किया। वो लिखते समय बंटी उसका बैग उठा के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तब उसे गांव का एसआई उसके सामने दिखाई दिया। उसे देखकर बंटी अंधे के जैसा एक्टिंग करना शुरू किया। चलिए मैं आपको बाहर लेकर जाता हूँ कहकर अंदर लेकर गया। बाहर लेकर जाएंगे कहकर अंदर क्यों लेकर जा रहे हैं साहब? तो एसआई उसे खींचकर एक थप्पड़ मारा। क्यों रे, मैं तुझे पहचान नहीं पाया सोच रहा है? इस सर्कल में हर पुलिस स्टेशन में तेरा फोटो चिपकाया हुआ है। तू इतना बड़ा स्टार चोर है, चल पुलिस स्टेशन, तुझे सम्मान करके तेरे पास ऑटोग्राफ लेना है। वैसे बंटी को लेकर जेल में डाल दिया। वाटर टैंक। एक गांव में वीरेश नाम का वाटर टैंक क्लीनर रहता था। उस गांव में वो एक ही क्लीनर होने की वजह से उसका बहुत डिमांड हुआ करता था। साथ साथ वो बहुत लालची भी था। उस गांव में पानी की समस्या होने के कारण बहुत सारे लोग वाटर टैंक के पानी को ही फिल्टर बना के पीते थे। एक दिन वीरेश एक औरत से, आपका टैंक चेक किया मैडम, आपके टैंक में मिट्टी विट्टी के साथ साथ कांच के शीशे, टूटे खिलौने, नेल पॉलिश वगैरह बहुत सारे कचरे भरे पड़े हैं। आपका टैंक क्लीन करने के लिए वैक्यूम क्लीनर चाहिए और एक बस्ता ब्लीचिंग पाउडर भी लगेगा। पूरा मिला के 5000 होंगे कहा। वो लाचार होकर हाँ बोली। बाद में वीरेश एक चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डाल के क्लीनिंग स्टिक की मदद से साफ किया। वो उस औरत के पास 5000 लेके चला गया। एक बार एक के घर के पास जाकर, इस बीच
मैं चाइनीज टेक्निक को अपने गांव लाया हूँ। वो क्या है ना सर, ये छोटी जो मछलियाँ है ना, इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया है। ये मछली आपके टंकी में डालते ही ये आपके टंकी के सारे काई खा जाएंगे और सारे बैक्टीरिया भी निकल जाएंगे। उससे आपका पानी क्लीन हो जाएगा और आपको कभी बीमारी नहीं होगी। फिश थेरेपी अगर चाहिए तो 10,000 लगेंगे। कहा, मुझे स्वच्छता पसंद है, कितना भी खर्चा हो परवाह नहीं। कहा। वीरेश उन मछलियों को टंकी में डाला। कुछ देर बाद उन्हें एक छोटे से जाली के सहारे बाहर निकाला और उनसे पैसा लेकर चला गया। बाद में वो आदमी पानी पीते वक्त उसने मछली देखकर घबरा कर पानी फेंक दिया। वैसे वीरेश गांव वालों से टैंक क्लीनिंग के नाम पे पैसे लूटता था। एक दिन एक चोरों का झुंड वीरेश के पास आए। झुंड का सरदार बिज्जू, देख वीरेश, इस गांव में बहुत सारे धनी हैं। तू अगर हमारा साथ देगा तो हम उन्हें आसानी से लूट सकते हैं। लूटे हुए पैसों का हम 50% देंगे। आगे से ये टैंक क्लीनिंग का काम करने की नौबत नहीं आएगी, जिंदगी में सेटल हो जाएगा। कहा। सच में कौन कमबख्त भला सेटलमेंट नहीं चाहता है भाई? क्या करना है बताओ, बस आप बताइए भाई। कहा, कुछ नहीं, तुम्हें जब टैंक क्लीनिंग का ऑर्डर मिले तब हमें बताना, हम तुम्हें नशीली दवाई देंगे। तुम्हें उस दवाई को टैंक में डालना होगा। वो लोग टैंक का पानी पीने से या फिर शरीर पे डालने से तुरंत बेहोश हो जाएंगे। तब हम उस घर में जाकर आसानी से चोरी कर सकते हैं, दिन हो या रात, कभी भी चलेगा। कहा। सुपर आइडिया है भाई, लेकिन मुझे एक डाउट है, आप लोग खुद भी ये काम कर सकते हैं ना? पूछा तो बिज्जू अपनी जुबान काट कर। कुछ नहीं, हम फेमस हैं ना, हमारे सारे चाल पे पुलिस की निगाह रहती है। फर्स्ट टाइम क्राइम करने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत समय लगता है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है तो बोलो, किसी और को दे देंगे। कहा तो वीरेश। अरे भाई, आप मजाक भी नहीं समझते। मेरी हाई हाई जिंदगी को आप हाई फाइव बनाने आए हैं। उतना भी मैं बदअकल नहीं हूँ भाई, मैं तैयार हूँ। कहा। अगले दिन से वीरेश जहाँ जहाँ वाटर टैंक क्लीन करने जाता था, वहाँ के वाटर टैंक में वो नशीली दवाई मिलाता था। पानी पीने के बाद जब वो लोग बेहोश हो जाते थे, तब बिज्जू अपने गैंग के साथ आके उन घरों में लूटता था। बिज्जू उसमें से 50% वीरेश को देता था। एक दिन वीरेश बिज्जू से, भाई कल मुझे हमारे गांव के सोना व्यापारी परेश रावत के घर पे वाटर टैंक क्लीनिंग के लिए बुलावा आया है। वो अपने घर पे ही सारे जेवरात छुपा के रखता है, ऐसा मैंने सुना है। वो नशीली दवाई उसे डबल डोज दे के पूरा का पूरा सोना ऐंठ लेंगे, तब तू और मैं हमेशा के लिए सेटल हो जाएंगे। कहा। बिज्जू ने उसे 2 शीशा नशीली दवाई दिया। अगले दिन शाम को वीरेश उस दवाई को वाटर टैंक में मिलाया। उस दिन बिज्जू गैंग के साथ वीरेश भी उस घर में घुसा तो सोने का व्यापारी, उसकी पत्नी और उसका बेटा शशांक सोए हुए थे। वो लोग अलमारी से पैसे और जेवरात लेकर जा रहे थे। उतने में शशांक उठा। वो लोग तुरंत रुक गए। शशांक चलते हुए जा रहा था। लगता है इसे नींद में चलने की आदत है, कुछ देर चुपचाप रहो। कहा। शशांक वैसे रसोई घर में गया। बाद में वो कोल्ड ड्रिंक्स को एक ट्रे में भरकर वीरेश की तरफ आने लगा। ये नींद में मेहमान नवाजी भी करता है, लगता है माँ बाप ने इसे अच्छे संस्कार दिए हैं। कहा। शशांक ने कोल्ड ड्रिंक्स ट्रे को लेकर आया। सब लोग कोल्ड ड्रिंक्स पिए, बस तुरंत बेहोश होकर गिर गए। तब शशांक तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आके उन्हें ले गया। ये लोग नया नया प्लान्स बनाकर चोरी करते हैं, पर तू इन्हें कैसे पकड़ा बेटा? पूछा। कुछ नहीं सर, मेरे पापा सोने के तुरंत बाद बड़े जोर से खर्राटे लेते हैं। मुझे और मम्मी दोनों को नींद ही नहीं आती है। आज मगर वो एक बार भी खर्राटे नहीं लिए। मेरी मम्मी आराम से सो गई। मुझे शक आने लगा। उठ के देखा, वो चोर घर में घुसने से पहले उनकी बातें मैंने सुना। बड़ा चोर वाटर टैंक क्लीनर वीरेश से वाटर टैंक में दवाई मिलाया है या नहीं करके पूछ रहा था। तो मुझे सारी बात समझ में आ गई।
बाद में उन कोल्ड ड्रिंक्स में पानी डालकर उन्हें ही पिलाया। शाबाश बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चे ही इस देश को जरूरत है, कहा। मुस्टैच कोकोनट वाला। एक बार एक गांव में एक प्रतियोगिता हो रही थी। वहां कई लोग बड़े बड़े मूंछों के साथ, लंबे दाढ़ियों के साथ और खूब घने सिर के बालों के साथ खड़े थे। वहां पर एक जज, मेरे प्यारे केशपुर गांव वालों को मेरा नमस्कार। हर साल आयोजित इस केश कॉन्टेस्ट में इस साल भी 3 लोगों ने प्रतियोगिता जीता है। दाढ़ी स्पर्धा में बाबूराम, केश स्पर्धा में रामदास और मूंछों की स्पर्धा में पहला इनाम चैटर्जी ने जीता है। इन सबको 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। ये कहते हुए उन तीनों को 1-1 लाख रुपए दिया। ये देखकर लोग खुश होकर ताली बजाने लगे। आप मेरी दाढ़ी देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी है। मेरे बेटे की हमेशा यही शिकायत रही है कि मैंने अपनी दाढ़ी को उससे ज्यादा अच्छी तरह से पाला है। मैं ही जानता हूँ कि इस दाढ़ी के कारण मुझे कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी, पर आज यूं इनाम मिलने पर मुझे बहुत खुशी हुई। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद भी। मेरे केश की इतनी बढ़िया देखभाल के लिए विदेश से तेल, शैम्पू इत्यादि मंगवाकर इस्तेमाल करना ही इसका राज है। तकरीबन 5 लाख तक खर्च किया है मैंने। थिएटर में फिल्म देखकर कई साल हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे पिछले सीट पर बैठने वाले व्यक्ति को फिल्म दिखाई नहीं देती और वो मुझे मारने लगते। वो मार सह नहीं पाकर मैं घर पर ही टीवी देखकर संतुष्ट होता हूँ। इतनी मुसीबतों के बाद आखिर में प्रतियोगिता जीतने पर बहुत खुशी हो रही है। आखिर में चैटर्जी, गांव वालों को कोटि कोटि नमस्कार। लोग कहते हैं कि मूंछ मर्द की निशानी है। मैं खुद नहीं जानता कि इन मूंछों को मैं कब से बढ़ा रहा हूँ। ये लंबाई में ही नहीं, ताकत में भी बहुत श्रेष्ठ हैं। चाहें तो आप खुद ही देख लीजिए। कहकर 2 नींबुओं को मूंछ पर खड़ा किया। ये देखकर लोग हैरान होकर ताली बजाने लगे। मेरे प्यारे गांव वालों, इनकी बातें सुनने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं। ये सब बड़े मेहनत से इन्हें बढ़ा रहे हैं। इनके मेंटेनेंस के लिए भी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। इसलिए अगले साल से इनाम की रकम 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर रहा हूँ। ये सुनकर लोग फिर से ताली बजाने लगे। ये सब सुनकर हेगड़े नाम के व्यक्ति सोच में पड़ गया। बाप रे, मूंछ बढ़ाने से 5 लाख कमा सकते हैं? भाई ये तो बढ़िया है। अगली बार हेरा फेरी करके 5 लाख मारना होगा, ऐसा उसने सोचा। कुछ महीने बाद ऑटो में बैठे एक व्यक्ति घोषणा करते हुए जा रहा था, सुनो सुनो सुनो, हमारे जिले में इस महीने के 19 तारीख को बालों की प्रतियोगिता फिर प्रारंभ होने वाली है। इसमें 3 स्पर्धा हैं, दाढ़ी, सिर के केश और मूंछ। इन स्पर्धाओं में जो भी विजयी होगा उसे 5 लाख दिया जाएगा। जो इच्छा रखते हैं वे आकर भाग ले सकते हैं, कहकर ऐलान करने लगा। हेगड़े ने अपने घर पर आईने के सामने नकली मूंछें चिपकाया। उसके हाथ में 2 बड़े नारियल भी थे। उन्हें मूंछ पर रखा। दुनिया में कोई नहीं पहचानेगा कि ये मूंछें नकली हैं और ये नारियल थर्मोकोल की है। इस बार किसी तरह वो 5 लाख रुपए मुझे ही जीतना होगा। प्रतियोगिता के दिन प्रतियोगी अपने मूंछें, केश और दाढ़ी के साथ खड़े थे। जज उन सब की निरीक्षण कर रहे थे। वो हेगड़े को देखकर, वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे प्यारे केशपुर गांव वालों, इस बार ये युवक हेगड़े ने बहुत बढ़िया मूंछें बढ़ाई हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी अच्छी मूंछें हैं कैसे। इसलिए इस बार पहला इनाम इसे ही दे रहा हूँ। हेगड़े बेटे, कंग्रेचुलेशंस, ये लो 5 लाख रुपए इनाम, कहकर उसे पैसे दिए। ये देखकर लोगों ने ताली बजाई। ये देखकर जोश में आकर हेगड़े, दोस्तों, मेरे मूंछों को पहला इनाम मिला का मुझे गर्व है और खुशी भी है। इसे बढ़ाने में मुझे 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है। इसलिए अगले साल इनाम की रकम को बढ़ाने की गुजारिश करता हूँ। ऐसे करेंगे तो मेरे जैसे और नए युवक और उत्साह के साथ भाग लेंगे। पिछली बार जिन्होंने जीता था, नींबू रखकर दिखाया था ना, मानो कोई बहुत बड़ी बात हो। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कहकर नारियल को मूंछों पर खड़ा किया। ये देखकर लोग चौंक गए। इतने में वहां तेज हवा चली।
उस हवा में उसकी नकली मूछें और नारियल उड़ गईं। वो जाकर सीधा जज के पास जाकर चिपकी। जज ने चौंक कर देखा, फिर गुस्से से उसे निकाला और क्यों रे, नकली मूछें लगाकर हमें ही धोखा दे रहे थे, पर से इनाम की रकम बढ़ाने की बात कर रहे थे। अरे मारो इसे सब मिलकर, कहकर चिल्लाने लगा तो सब ने मिलकर उसको खूब मारा। जायंट मैन ट्रेन कब्जा। एक गांव में विश्वा नाम का एक लड़का रहता था। उसे खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद था। विश्वा के पिताजी गोविंद उसे अपने साथ मजदूरी करने ले जाते थे। तब से विश्वा का खिलौनों के साथ खेलने की इच्छा एक अधूरा सपना बनकर रह गया। विश्वा पलकर बड़ा हुआ। वो खुद का काम करने लगा। एक दिन विश्वा काम पर जा रहा था कि सड़क के किनारे उसने कुछ बच्चों को खिलौनों के साथ खेलते हुए देखा। विश्वा अपना काम भूल गया और उन बच्चे और खिलौनों के साथ खेलता हुआ रह गया। 2 घंटे बीत गए। गोविंद वहां गुस्से में आया और विश्वा को 2 थप्पड़ मारा। क्यों रे नालायक, वहाँ मुखिया जी के घर में काम छोड़कर यहाँ मजे से खिलौनों के साथ खेल रहे हो? तुम्हारी उम्र क्या है और इन बच्चों के साथ खेलते हो? अब चलो चलो। विश्वा बहुत दुखी होकर वहाँ से काम पर चला गया। एक और दिन विश्वा सड़क पर जा रहा था। एक घर के बाहर 2 बच्चे एक ट्रेन का खिलौना और एक हेलीकॉप्टर खिलौने के साथ खेल रहे थे। उन खिलौनों को देखकर विश्वा अपना सुध-बुध खो बैठा। वो उन बच्चों के हाथों से खिलौने छीनकर उनके साथ खेलने लगा। वो बच्चे रोते हुए घर के अंदर गए और घर के अंदर से अपने पिताजी को लेकर बाहर आए। कौन है तू? बच्चों के हाथों से खिलौने चोरी करता है? नहीं साहब, मैं चोरी करने नहीं आया, कहकर कुछ और कहने ही वाला था कि आदमी विश्वा की बातों को ना सुनते हुए, अच्छा यानी बच्चों को उठाने आए थे? तुम्हारी ये हिम्मत? अरे भाई सब सुनो, ये यहाँ पर बच्चों को उठाने आया था, कहकर जोर से चिल्लाने लगा। सब वहाँ पहुँचे और उन्होंने विश्वा को खूब मारा। विश्वा बहुत दुखी हुआ। पता नहीं क्या है, खिलौनों के साथ खेलना भी कोई गलत काम है क्या? लोगों ने तो मुझे ऐसा मारा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो, कहकर रोते हुए जंगल की ओर गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। थोड़ी देर बाद एक साधु उस ओर आया। विश्वा उस साधु के पास गया। स्वामी जी, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। किसी तरह आप ही को मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। बताओ बेटा, तुम्हारी इच्छा क्या है? तब विश्वा ने साधु को सब कुछ बताया। स्वामी जी, मैं असली ट्रेन को खिलौनों की तरह बनाकर खेलना चाहता हूँ। हर कोई बिना मेरी पूरी बात सुने मुझे मारने लगते हैं। वो सब मुझे देख के डरे। ऐसा कुछ कीजिए, मुझे बहुत बड़ा बना दीजिए स्वामी जी। अच्छी तरह सोच लो बेटा, इसकी वजह से तुम्हें बहुत परेशानियां होंगी। अगर सबको मेरी बात मानना हो तो इससे बढ़िया कोई और रास्ता नहीं है स्वामी जी। तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हें बड़ा बना देता हूँ। अगर फिर से तुम्हें मामूली इंसान बनना हो तो तुम इस पेड़ के नीचे आकर मेरा नाम स्मरण करो, कहकर अपने हाथ को हवा में घुमाया। विश्वा विराट रूप में बदल गया। विश्वा बहुत खुश होकर गांव में गया। विश्वा को देखकर गांव वाले डर के मारे तितर-बितर हो गए। तभी उसने देखा कि रेल की पटरी पर ट्रेन जा रही थी। विश्वा ने उस ट्रेन को अपने दाएं हाथ में पकड़कर बड़े आराम से ऊपर उठा लिया। ये देखकर लोग डरने लगे। तभी एक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते हुए वहां से जा रही थी। विश्वा ने अपने बाएं हाथ से उस हेलीकॉप्टर को पकड़ा। ये देखकर लोग और डरने लगे। मैं हेलीकॉप्टर और ट्रेन के खिलौनों के साथ खेल रहा था तो मेरी बात ना सुनकर लोगों ने मुझे मारा। अब मैं असली ट्रेन और असली हेलीकॉप्टर के साथ खेल रहा हूँ। अब क्या कर लोगे?
तब भीड़ में से एक आदमी दौड़ा दौड़ा गोविंद के पास गया और उसे सारी बातें बताई। गोविंद विश्वा के पास आया। बेटे, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें खिलौनों के साथ खेलना इतना पसंद है। मैंने बचपन में तुम्हें खिलौनों के साथ खेलने नहीं दिया। ये सारी गलती मेरी है। इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो बेटा। मुझ पर नाराजगी तुम लोगों पर दिखाओ, ये तो ठीक नहीं है ना बेटा। मैंने मुखिया जी से बात की है। उन्होंने वादा किया है कि जो शहर में उनकी खिलौनों की फैक्ट्री है उसमें तुम्हें नौकरी देंगे। अब से तुम खिलौनों के साथ खेलने वाली नौकरी कर सकते हो। तुम तुरंत साधारण आदमी में बदल जाओ बेटे। सचमुच मुझे खिलौने की फैक्ट्री में नौकरी देंगे? सचमुच दूंगा बेटा। तुम उस ट्रेन और हेलीकॉप्टर को छोड़ दो और साधारण व्यक्ति में बदल जाओ। विश्वा ने रेलगाड़ी को पटरी में रखा और हेलीकॉप्टर को छोड़ दिया। विश्वा फिर जंगल में उस पेड़ के पास गया। उसने साधु का स्मरण किया और उनकी प्रार्थना करने लगा। ऐसे करते ही विश्वा एक साधारण व्यक्ति में बदल गया। उस दिन से विश्वा खिलौनों की फैक्ट्री में काम करते हुए अपनी बचपन की इच्छा को पूरी करने लगा। अंडर वाटर मोटर बाइक रेस्टोरेशन। जबलपुर नाम के गांव में जिंदाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसे हर रोज अपनी नींद में एक सपना आता था। सपने में एक जमींदार बड़ी तेजी से मोटर बाइक पर जाता था। वो एक पहाड़ी पर जाता था। जब वो तेजी से पहाड़ी पर चढ़ता था, अचानक संतुलन बिगड़कर उसका बाइक पहाड़ी की ऊंचाई से नीचे खाई में एक तालाब में गिर जाता था। जिंदल की आंखें खुल जाती और पसीने से तरबतर वो उठकर बैठ जाता था। इसीलिए उसे बाइक से बहुत डर लगता था। सड़क पर जब भी कोई बाइक के साथ गुजरता था तो ये पीछे मुड़कर आंखें मूंद लेता था। उस गांव में एक धनवान का लड़का रहता था, चरण। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पर बाइक का रेसिंग करता रहता था। सब उनके रेसिंग का बड़ा आनंद लेते थे। हर बार चरण ही वो रेस जीतता था। जिंदल के क्लास में हंसिका नाम की लड़की पढ़ती थी। हंसिका और जिंदल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चरण को भी हंसिका बहुत पसंद थी। चरण ने कई बार हंसिका को अपने प्रेम के बारे में बताया, लेकिन हंसिका हर बार उसे ठुकराती रही। देखो चरण, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि मैं जिंदल से प्यार करती हूँ। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, समझे? अरे हंसिका, पर बचपन में ही हम दोनों की शादी तय हो चुकी थी। तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। हमारे घर वाले मान चुके हैं, तो तुम्हें किस बात की परेशानी है? ऊपर से हमारे दोनों परिवार धनवान हैं। अरे उस जिंदल के पास क्या है? गरीब निठल्ला है। ऊपर से वो बाइक भी नहीं चलाता, डरपोक कहीं का। अब तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें कोई सुख नहीं मिलने वाला। मेरी बात मान लो, मुझसे शादी कर लो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता चरण। तुम अपनी ये अकड़ कम करो। अब आइंदा मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तब चरण को बहुत गुस्सा आया और वो जिंदाल को सताने लगा। चरण और उसके दोस्त मिलकर जिंदाल के इर्द गिर्द अपना बाइक चलाते हुए उसे परेशान करते थे और जिंदाल डर जाता था। बाइक चलाते हुए चरण, अरे डरपोक, क्यों रे चूहे, डर गए? आओ आओ, बाइक में बैठो और बाइक चलाओ। क्यों डर लगता है? तो ठीक है, पीछे ही बैठ जाओ। डरपोक कहीं के। क्यों, वो भी नहीं करोगे? अरे इतने डरपोक हो तुम, हैं? अरे यार चरण, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे परेशान ना करो, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बाइक की आवाज से ही बहुत डर लगता है। अरे प्लीज यहाँ से चले जाओ यार। अरे चरण, जब ये डरता तो बहुत मजा आता है। डरपोक डरपोक कहकर उसे छेड़ते थे। एक दिन हंसिका के पिताजी ने जिंदाल को अपने घर पर बुलाया। तब जिंदाल उनके घर पहुंचा। वहां पर चरण भी मौजूद था।
बेटा जिंदल, मुझे पता चला है कि मेरी बेटी हंसिका और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ये जानकर मुझे खुशी हुई। मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी एक डरपोक से नहीं करा सकता। मैं अपनी बेटी की शादी चरण जैसे निडर आदमी से कराना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम बाइक रेस में चरण से जीत गए तो मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। बोलो मंजूर है? जिंदल प्लीज, किसी तरह तुम्हें ये रेस जीतना ही होगा। इस मौके को तुम हाथ से जाने न देना, प्लीज। तब जिंदाल के समझ में ये नहीं आया कि वो क्या कहे और वहाँ से चला गया। उस रात को भी सपने में फिर से जमींदार आया। सपने में जमींदार, बेटे जिंदल, एक वक्त था जब मैं इस गांव का जमींदार था। मुझे बाइक रेसिंग का बहुत शौक था। यूं बाइक रेस के हादसे में ही मेरी मृत्यु हुई है। मैं एक जादुई बाइक चलाता हूँ। वो जादुई बाइक अब भी पानी के तह पर है। मैंने तुमसे कहा ना कि वो जादुई बाइक है, वो हारना नहीं जानती। तुम वो बाइक के साथ रेस में भाग लो और जीतो और अपने प्यार को पाओ। अगले दिन जिंदाल नदी के पास पहुंचा। वो पानी में कूदकर अंदर गया। उसे पानी के अंदर एक पुराना बाइक नजर आया। उस बाइक को छूते ही उसमें न जाने कहां से हिम्मत आ गई। बाद में क्रेन की मदद से उस बाइक को पानी से बाहर निकाला। फिर मैकेनिक की मदद से उस बाइक को फिर से नया बनाया। उसे चलाते हुए वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। चरण रेस लगाने के लिए तैयार खड़ा था। उसे देखकर चरण, क्यों, पानी के अंदर जो बाइक मिला उसे लेकर आए हो? तुम सोचते हो कि इसके साथ तुम जीत जाओगे? वैसे तुम्हें बाइक चलाने की हिम्मत कहाँ से आई? बड़ी हैरानी की बात है। चलो मुझसे जीत कर दिखाओ। देखो चरण, हंसिका का प्यार ही मुझे यहाँ तक ले आया है। जहाँ प्यार है वहाँ डर के लिए कोई जगह नहीं है। रेफरी के सीटी बजाते ही रेस शुरू हुई। दोनों तेजी से मुकाबला करने लगे। तो दोनों तेजी से एक दूसरे के आगे निकलने लगे। आखिरकार जिंदाल की जीत हुई। ये देखकर सब लोगों ने खुशी से ताली बजाई। यूं हंसिका और जिंदल की शादी बड़े धूमधाम से हुई। दिन फिर जमींदार जिंदल के सपने में आया। जिंदल बेटे, अगर मेरे वजह से किसी के जिंदगी में सुख शांति हो तो मेरे आत्मा को शांति मिलती है। अब तुम्हारे कारण मेरे आत्मा को शांति मिली है। अब मैं दोबारा तुम्हारे सपने में नहीं आऊंगा। तुम खुश रहो। कहकर वो गायब हो गया। यूं हंसिका और जिंदल वो जादुई बाइक में घूमते हुए बड़े खुशी खुशी रहने लगे।